Exercise 10.3 क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मुझे क्या कह रहा है इसमें, शो दैट द वेक्टर्स इसको मैं शो दैट द वेक्टर्स a b c these are form the vertices of a right angle triangle। तो ये जो वेक्टर्स है हमें ये शो करना है दे फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो पहले वाला वेक्टर जो है ए पॉइंट का वेक्टर मैं ये ले लेता हूँ, इसे ए ले लेता हूँ। ए का जो वेक्टर है वो है 2i माइनस जे प्लस के। पॉइंट बी का जो वेक्टर है i माइनस 3j माइनस 5k। सी का जो वेक्टर है वो है 3i माइनस 4j माइनस 4k। मुझे ये शो करना है कि दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, ए बी। अगर मैं वेक्टर ए बी निकाल रहा हूं तो इसका मतलब है b माइनस ए। तो b माइनस ए का मतलब i माइनस 3j माइनस 5k माइनस ए 2i माइनस j प्लस k। माइनस का 2i प्लस का j माइनस का k। तो माइनस का i माइनस का 2j माइनस का 6k। तो ये तो ए बी आ गया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी आ जाएगी अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी के लिए माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। ये आ गया बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी 41। ए बी के बाद लिखे बी सी। बी सी के लिए वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। तो वेक्टर बी जो मेरे पास में है i माइनस 3j माइनस i माइनस 3j माइनस 5k माइनस सी 3i माइनस 4j माइनस 4k। i माइनस 3j माइनस 5k माइनस 3i प्लस 4j प्लस 4k। अब i माइनस 3i माइनस 2i माइनस का 3j प्लस का 4k j और माइनस का k। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी सी जो है वो आ जाएगी अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 6। बी सी के बाद आ जाएगा हमारा सी ए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी ए निकालने के लिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी कर देंगे। वेक्टर ए 2i माइनस j प्लस k 2i माइनस j प्लस k c 3i माइनस 4j माइनस 4k। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस का i और प्लस का 3j इसका प्लस का 5k। या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी ए आ जाएगी हमारी नमस्ते माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अच्छा ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 21। तो ये आ गया हमारे पास में 35। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या करेगा, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। इफ it is a right angle triangle then it will satisfy the पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। और पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड्स। और वो सबसे बड़ी साइड क्या होगी हमारी, हाइपोटेनस। अगर हमें पता ही नहीं कि हाइपोटेनस क्या है तो इसका मतलब सबसे बड़ी साइड ही हाइपोटेनस होगी। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ए बी। और साइड का मतलब उसकी लेंथ से है, और लेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का मतलब ये जो मॉडुलस वैल्यू।
तो नाउ सबसे बड़ी ए बी, सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर बी सी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी ए का स्क्वायर। ए बी जो है वो अंडर रूट 41 का स्क्वायर, अंडर रूट 35 का स्क्वायर, अंडर रूट 6 का स्क्वायर। 41 35 प्लस 6 41 इक्वल्स टू 41। तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई, सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये लाइन आपको लिख लीजिए, कॉपी कीजिए। लगता है एरोप्लेन में होने लगा फिर कौन कोरोना की वजह से ना सब काम गड़बड़ हो गया, नहीं तो इन चीज़ों को सिखाने के लिए बहुत कुछ था। जैसे वो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट बी कॉस मोड ए मोड बी कॉस थीटा क्यों आया, कई तरह की चीज़ें बता रही होती हैं बच्चों को, लेकिन क्या है यार। हाँ जी बच्चों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 मुझे क्या कह रहा है कि इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर ए एक नॉन जीरो वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है ए, ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड ए, एंड लैम्डा अ नॉन जीरो स्केलर, और लैम्डा क्या है, एक नॉन जीरो स्केलर है, देन लैम्डा इंटू ए इज अ यूनिट वेक्टर, और इसके साथ में ये क्या दिया है, लैम्डा इंटू ए, ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मॉडुलस कितना होगा, 1 होगा। तो हमें इज अ यूनिट वेक्टर इफ, और बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले लैम्डा इंटू ए इक्वल्स टू 1, इसको अलग अलग ब्रेक कर लो। लैम्डा इंटू ए इक्वल्स टू 1 को मॉडुलस ऑफ लैम्डा इंटू मॉडुलस ऑफ ए इक्वल्स टू 1। मॉडुलस ऑफ लैम्डा ये तो एक स्केलर ही है, तो इसकी जो वो इसका जो वैल्यू है वो सिंपल लैम्डा होगा, और वेक्टर ए इक्वल्स टू ए हमें गिवन है, तो जो वेक्टर ए है उसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन लैम्डा। है ये ऑप्शन में क्या, डी वाला ऑप्शन जो है, इसने इसको मोड में ही रखा है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही। इसे कॉपी करो, फिर वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट बताते हैं आपको क्या होता है। अब है डॉट प्रोडक्ट और सॉरी, अब है स्केलर प्रोडक्ट। ये देखो बच्चों, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी तक हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ा और समझा। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, सपोज कीजिए, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, हमने इस डायरेक्शन में क्या लगा दी, फोर्स, और फोर्स लगाने के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, डिस्प्लेस, यहां से यहां तक क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, एक वेक्टर तो क्या है, फोर्स, और एक वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, अरे साइन थीटा कहां से, वर्क इंटू वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वो वर्क किस डायरेक्शन में हुआ, वो भी इसी डायरेक्शन में हुआ। लेकिन ये जो वर्क है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है।
तो वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर इसका मतलब दो वेक्टर्स की हमने जब प्रोडक्ट की तो जो हमें वर्क मिला W वो कैसा मिला है, स्केलर। तो जहां पर वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करके एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, यहाँ पर तो हम यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर तो क्या यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अब हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये 10th क्लास की मैथमेटिक्स में था, सॉरी 10th क्लास की फिजिक्स में था, शायद आपको याद भी हो। सपोज कीजिए ये तो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसके परपेंडिकुलर ये है डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर हम किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो उसके ऊपर क्या लगती थी, एक फोर्स लगती थी, याद है, याद नहीं है, याद है, तो उसके ऊपर क्या लगती थी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगती थी। तो वो फोर्स क्या करती थी, उस ऑब्जेक्ट को घुमाती थी। इलेक्ट्रिक मोटर के कॉन्सेप्ट में था ये 10th क्लास में, नहीं पढ़ा होगा तो याद नहीं आएगा, जिसने पढ़ा है उसे याद आ जाएगा। तो अगर हम किसी भी मूविंग पार्टिकल को, मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर हमेशा क्या लगती है, फोर्स लगती है। और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, इन दोनों के डायरेक्शन की परपेंडिकुलर होती है। याद आया? तो यहां पर देखो, यहां पर एक क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड है, एक क्वांटिटी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, और इनका जो प्रोडक्ट निकला B इंटू V, वो क्या निकला है, फोर्स, और वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जो उन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है जहां पर दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट भी एक वेक्टर है, जहां पर क्या हो, दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट भी एक वेक्टर है, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। वहां पर हम क्या यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता कैसे करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज कीजिए कि मेरे पास में एक वेक्टर तो है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर तो क्या है, इस डायरेक्शन में, और दूसरा वाला वेक्टर है इस डायरेक्शन में। इसको मैं ले लेता हूं वेक्टर, चलो इसे O ले लेते हैं, इसको मैंने ले लिया वेक्टर OA, और उसको दूसरे वाले को ले लिया मैंने वेक्टर OB। ठीक है, अब इनका जो प्रोडक्ट है वो कहां पर लाई करेगा, हमारे स्वभाव में यही है क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट भी एक वेक्टर आए तो हम क्या यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो अब एक वेक्टर क्वांटिटी ये है, एक वेक्टर क्वांटिटी ये है, हमें ये पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, वेक्टर ही आ रहा है। अब मुझे उस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, और क्या निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड, दोनों निकालना है, सॉरी उसका डायरेक्शन निकालना है और उसके लिए फॉर्मूला निकालना है। तो सपोजिटली मैंने कहा कि एक वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है, दूसरा वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किस डायरेक्शन में होगा, उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया, एक प्लेन बन गया। अब हमारे पास एक प्लेन है, मेरी बात क्लियर आई समझ में। अब इन दोनों का जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट का जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा, वो इस प्लेन पर कहीं पर भी परपेंडिकुलर आ सकता है, वो इस प्लेन पर कहीं पर भी क्या आ सकता है, परपेंडिकुलर आ सकता है। अब परपेंडिकुलर तो आएगा, अब उसकी डायरेक्शन ऊपर हो या नीचे ये भी डिसाइड करना है। तो इसके परपेंडिकुलर आएगा, तो मैंने कहा कि वो जो है वेक्टर, ब्लैक मार्कर कहाँ आ गया, चल सपोजिटली इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर है, वो वेक्टर इस डायरेक्शन में।
अब इस डायरेक्शन में है तो उसके साथ कोई ना कोई यूनिट वेक्टर भी तो होगा, क्योंकि डायरेक्शन उनको हम किससे शो कर रहे थे? जैसे एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या था? आई, वाई एक्सिस वाली का क्या था? जे, जेड एक्सिस वाली का क्या था? के, और फिर उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके उसका वेक्टर बना देते थे। तो जब वो इस डायरेक्शन में है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उसका भी कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होगा। तो उसका जो यूनिट वेक्टर है उसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन कैप से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एन कैप से। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर आपको याद हो तो उसकी डायरेक्शन के लिए भी हम 10th क्लास की फिजिक्स का एक रूल याद करते हैं कि अगर हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ते थे, हाँ, तो और उसकी कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स किसे रिप्रेजेंट करती थी? मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता था? डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो कुछ इसी तरह का फॉर्मूला हम इसके लिए भी यूज करेंगे कि अगर हम इस प्लेन में अपने हाथ को ऐसे रख दें, अपने हाथ को ऐसे रखें और डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स ए से बी की तरफ, मतलब कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स देखो ए से बी की तरफ जा रही है। समझ में नहीं आई बात? कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स किधर जा रही है? ए से बी की तरफ। समझ में नहीं आया तुझको? आ रहा है? मतलब अगर ऐसे रखता तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स इधर जा रही है ना, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? थंब की तरफ, यानी ऊपर की तरफ, जहां मैंने एरो लगाया। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, अब कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स पहले तो जो इस डायरेक्शन में जा रही थी, उल्टा करेंगे तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स किस तरफ जा रही है? बी से ए की तरफ। क्लियर आ रही है बात समझ में? और इसमें देखो इस डायरेक्शन, इस केस में जो डायरेक्शन है हमारी प्रोडक्ट की वो भी क्या है? उल्टी है। ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा? इस प्रोडक्ट का फॉर्मूला काफी बड़ा है बच्चों, प्रूफ कराने के लिए बड़ा, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको प्रूफ भी नहीं है हमारे कोर्स में, तो सिंपल आपको लिख के बता देता हूँ। तो दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर ए इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू इट्स यूनिट वेक्टर, या फिर हमारी बुक्स में जैसे लिखा हुआ है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर बी इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर ए इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। अब इसमें कई सारे ऑब्जर्वेशंस आते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन 1, इनसे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जिनका हम एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहली चीज तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये हमेशा क्या होगा? एक वेक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री किस केस में हो सकता है? दोनों के दोनों वेक्टर से या तो कोलिनियर हो, एक दूसरे के ऊपर हो, या फिर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो, उस केस में भी उनके बीच कोई एंगल नहीं बनता। तो थीटा इक्वल्स टू 0 it is implies that both the vectors are collinear or parallel to each other। इस केस में क्या होगा? अगर दोनों के दोनों कोलिनियर या पैरेलल है तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा? 0, उनके बीच का एंगल 0। तो इस केस में वेक्टर ए का क्रॉस वेक्टर बी के साथ में सेकंड ऑब्जर्वेशन है ये इक्वल्स टू आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी इंटू साइन 0 डिग्री इंटू यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी आ जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। मतलब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? अब इसके बाद केस नंबर 3 या ऑब्जर्वेशन 3। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है कि इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस केस में क्या होगा? इस केस में है वेक्टर ए इंटू वेक्टर, एक मिनट सॉरी, जब 0 डिग्री है तो एक यहाँ पे गलती हो गई, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0।
तो अगर दोनों के दोनों पैरेलल है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस केस में क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू कितना हुआ, 90 डिग्री। नाउ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए इनटू मॉडुलस वैल्यू ऑफ बी इनटू sin 90 डिग्री टू यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यानी कि ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसके बाद इसी से आगे बढ़ के समझो। ऑब्जर्वेशन 4, मैंने आपको इनके बारे में बताया था पहले, एक्स एक्सिस ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड। ओ एक्स वाई और जेड ये सभी के सभी क्या थे आपस में, परपेंडिकुलर। मतलब ओ एक्स आपस में परपेंडिकुलर, ओ वाई आपस में परपेंडिकुलर एंड ओ जेड आपस में परपेंडिकुलर। तो इस केस का मतलब है देन we know that OX is perpendicular on OY is perpendicular on OZ। हमें पता है कि ये सब आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि अगर मैं I क्रॉस I करता हूं, बच्चों समझो जरा, I क्रॉस I करता हूं तो I क्रॉस I का मतलब मेरी बात समझ में आ रही है? I क्रॉस I का मतलब है कि OX का प्रोडक्ट OX एक्सिस पर, इसका मतलब थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री। इसका मतलब है I क्रॉस I कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही J क्रॉस J कितना है, 0 डिग्री। K क्रॉस K कितना है, 0 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही है इस डायरेक्शन का। एंड अगर हम करते हैं I क्रॉस J, I और J का प्रोडक्ट करते हैं तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसकी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन का, परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में आएगा, K। अभी भी आपको समझाया था कि ये और ये, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा कहाँ आएगा, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। समझ में आ रही है बात? अभी तो बताया था वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इनका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा के। ऐसे ही जे डॉट के, इसकी आएगी आई और के डॉट आई, नहीं आई, एक मिनट सर्कल बना देता हूँ, अगर कंफ्यूजन नहीं आते ना कभी, तो आप ऐसे सर्कल बना दीजिए, आई जे और के। तो हमने निकाल लिया I का क्रॉस प्रोडक्ट J के साथ जो कितना आया K, J का क्रॉस प्रोडक्ट K के साथ जो कितना आया I, और अगर K का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे I के साथ में, नहीं माइनस क्यों, पॉजिटिव आएगा। हम एक ही डायरेक्शन पकड़ रहे हैं ना, देख यहाँ से इस डायरेक्शन को पकड़ लिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, I का क्रॉस प्रोडक्ट J के साथ कितना आया K, J का क्रॉस प्रोडक्ट K के साथ I, और K का क्रॉस प्रोडक्ट I के साथ कितना आया J। मतलब इनकी डायरेक्शन ये है। सर अगर I और K का करेंगे तो फिर अब रुको, हाँ अगर हम I और K का करते हैं मतलब इसका उल्टा करते हैं तो इसमें साइन उल्टा आ जाएगा। देखो क्यों, ये 4 ऑब्जर्वेशन तो हो गई, 5वीं ऑब्जर्वेशन समझो। 5वीं ऑब्जर्वेशन मुझे क्या कह रही है, ऑब्जर्वेशन 5, we know that A dot B इक्वल्स टू क्या होता है, B dot A। स्केलर प्रोडक्ट में जो वो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। बट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, ये आपस में इक्वल नहीं होते, बल्कि क्या होता है,
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू होता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे है ना, ऐसा कैसे भाई, कोई लॉजिक तो होना चाहिए। वैसे तो देखो फॉर्मूले याद करने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूले करके भी कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ इसका लॉजिक तो होना ही चाहिए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि वी नो दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर मैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए कर दूं तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटू साइन थीटा तो आएगा, लेकिन इस बार जो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाएगी। इस बार हमारे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उल्टी। और अगर इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी तो यूनिट वेक्टर का साइन आ जाएगा माइनस। इसका मतलब है वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए इक्वल्स टू नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी इंटू साइन थीटा और यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर तो इन दोनों से क्या आया, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का अगर हम यूज करें a क्रॉस b इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ a क्रॉस b, इसी का यूज करता हूं। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, सो इनकी डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है अगर मैं कर देता हूं j डॉट i, j क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ i, तो नेगेटिव का i क्या आएगा? नेगेटिव का i क्या। ऐसे ही k तो j नेगेटिव का i क्या, और I क्रॉस के, इसको मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे J आएगा, I और K, बल्कि K और I, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा नेगेटिव का J क्या। ठीक है, कॉपी कीजिए। अब मैं तुम्हें आगे बढ़ जाओ। अब इससे आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं, मतलब एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इसको लिखो, लेट a इक्वल्स टू, लेट वेक्टर a इक्वल्स टू हमारे पास में है a1i प्लस a1a2 है ना, प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर b है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो जब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे a क्रॉस b, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे होगा जी? अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया भाई, मैंने तुम्हें 13 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था 10.2 का, क्या नहीं होगा तुमने, क्या कर दिया? कराएंगे a क्रॉस b, जो मैंने पूछा भी था पेटर्न से, और इसे तो याद भी नहीं था, और बताना मैं भूल गया क्रॉस b1i, चलो डिवीजन में बताएंगे b2j प्लस b3। जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो देखो
क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में? ध्यान से देखना और कहीं मेरी गलती हो तो बता देना। A1 B1 I क्रॉस I कैप क्रॉस I क्रॉस A1 डॉट B2 I कैप क्रॉस J कैप A1 इंटू B3 I कैप इंटू A कैप A2 B1 J कैप क्रॉस I कैप A2 B2 J कैप क्रॉस J कैप A2 B3 J क्रॉस J कैप क्रॉस K कैप प्लस A3 के साथ A3 B1 K कैप क्रॉस I कैप A3 B2 K कैप क्रॉस J कैप और A3 B3 K कैप क्रॉस K कैप। अब हम अभी जो आपको सिखाया उसका यूज करेंगे, मतलब I क्रॉस I कितना होगा 0, I कैप क्रॉस I कैप कितना होगा 0, ठीक है। तो A1 B1 I क्रॉस क्रॉस I कैप क्रॉस I कैप कितना होगा 0। इधर ही मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आसानी से समझ में भी आ जाए। I J और K, ठीक है। अब अगला A1 B2 I क्रॉस J K A1 B3 I क्रॉस K माइनस J, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन आ रही है माइनस J कैप A2 B1 J क्रॉस I माइनस के। मेरी बात आ रही है सबको समझ में? कहाँ तक पहुंच गए भाई? A2 B1 तक। A2 B2 J क्रॉस J 0 A2 B3 J क्रॉस K I A3 B1 K क्रॉस I J A3 B2 K क्रॉस J माइनस I प्लस A3 B3 K क्रॉस K 0 A3 B3 K क्रॉस K 0। अब जो 0 वाले हैं तो 0 वाले गए, हमारे पास क्या बना A1 B2 K कैप प्लस इंटू माइनस A1 B3 J कैप प्लस इंटू माइनस A2 B1 K कैप, ये 0 हो गया A2 B3 I कैप प्लस A3 B1 J कैप प्लस इंटू माइनस माइनस A3 B2 I कैप, अगला हो गया 0। मेरी बात क्लियर आई समझ में? अब हम क्या करते हैं, जो सेम वाले हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, जैसे ये I और ये I। तो इसको मैं लिखता हूँ A2 B3 माइनस A3 B2 इंटू I कैप। नमस्ते। नमस्ते। 8:30 चल बैठ जाओ। इसके बाद J वाला A3 B1 माइनस A1 B3 इंटू J कैप, K वाले चेक करो A1 B2 माइनस कहाँ गया A2 B1 A2 B1 इंटू K कैप। अगर आप इसको देखो ये जो है ये क्या है, तो बच्चों ये है I J K इंटू A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू है। अगर आप ओपन करोगे तो देखो पहले क्या है I A2 B3 माइनस B3। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप माइनस J लेते हो, अगर मैं यहां पर नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, समझ में नहीं आई बात? ये जो है ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू है।
ठीक है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट खोलोगे तो यही आएगा। लेकिन ये तो माइनस का है क्योंकि यहाँ पर बीच में जो माइनस है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को और ओपन करता हूँ। तो वैसे इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ से भी ये आ सकती है, या फिर आप यहाँ देखो a2 b3 a3 b2 इंटू आई। यहाँ से अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, आगे के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये बन गया नेगेटिव साइन के साथ j a1 b3 a3 b1 इंटू, सॉरी नेगेटिव साइन के साथ j प्लस a1 b2 a2 b1 इसके साथ में t। तो देखो अगर मैं नेगेटिव साइन लेता हूँ j, तो अब देखो फिर a1 b3 a3 b1, मेरी बात आ गई क्लियर समझ में। प्लस k के साथ क्या आएगा, a1 b2 b2 a1, मतलब इसको हम इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कभी भी हमें दो वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट करना है तो हम इसको किस में लिख दें, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दें, और इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सोल्यूशन कंसीडर करें।